चलिए हमें स्टार्ट करने वाला 37 है मुगल शासन व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता है। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्य को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील था, जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बखौसी, सद्र उस सद्र एवं मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में हसद खान ने सर्वाधिक 31 वर्ष तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरखत नाम के पद पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख कार्य करता था, तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि मदत ए नामास का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर मसा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। इसके बाद शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता के दुष्चरिता से बचाने का कार्य मुहतसिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों का सरकार का परगना या महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसे मवदा या दीह कहते थे। मवदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। इसके बाद हम देखते हैं मुगलों काल के प्रमुख अधिकारियों एवं कार्य, पद और कार्य। सूबेदार का कार्य क्या था? सूबेदार का प्रांतों में शांति स्थापित करना। प्रांत कार्यकारिणी का प्रधान। दीवान था प्रांतीय राजस्व का प्रधान, सीधे शाही दीवान के प्रति जवाबदेह। बख्शी था प्रांतीय सैन्य प्रधान। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी। अमील या अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कोतवाल नगर प्रधान था। कोतवाल क्या था? नगर प्रधान था। सिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था। अमील ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध बनाना एवं लगान निर्धारित करना था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई थी। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित की। खसला भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था। इसके बाद दूसरा में जागीर भूमि, खनख्वाब के बदले दी जाने वाली भूमि। सयूरगल या मदद ए मास यानी अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता है था। शेरशाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाले प्रसिद्ध राय का उपयोग अकबर ने किया था। इसके बाद अकबर के द्वारा करोरी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 ईस्वी में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र में से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 ईस्वी में अकबर के दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला था पोजल। इसमें नियमित रूप से खेती होती थी, वर्ष में 2 बार फसल। इसके बाद था परती। इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर था। इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। इसके बाद बंजर। यह खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। इसके बाद 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक तो तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में
मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित हो गई थी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। खुद कासत एक किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां वे निवासी थे। पाहिस कासत ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन खुद कासत कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई। अब आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। इसके बाद हम देखते हैं मुगल कालीन लगान वसूल करने का व्यवस्था। गललास बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खरी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। इसके बाद है सबसे बड़ी सिक्का सनवस सोने का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन राजव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था और 1 रुपये में 40 दाम होते थे। इसके बाद है मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। इस 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाला मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसबदार प्राप्त करने वाला उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर ए आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञात होता था। सावर पद से घुड़सवार दोस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। नोट में अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्फा एवं सिंह अस्फा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महावत खां को दिया गया। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।